नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम नीमी असाइनमेंट की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का सॉल्यूशन कर रहे थे। अब तक हम 8 पार्टों में थर्ड सेमेस्टर का सॉल्यूशन किया हुआ है और इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप चैनल सर्च करके प्ले स्टोर में जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हम 119 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे। इस वीडियो में हम 120 नंबर क्वेश्चन से इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हम नीमी असाइनमेंट का ही फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का सॉल्यूशन करके चैनल पे अपलोड किया हुआ है। यदि कोई स्टूडेंट आईटीआई फर्स्ट ईयर का है तो वो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का सॉल्यूशन देखना चाहता है तो वो स्टूडेंट इस चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट से उस सॉल्यूशन को देख सकता है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जा सकती है। डीसी कंपाउंड मोटर में दो प्रकार की मोटर आती है। एक आती है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर और एक आती है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। तो इसमें कंडीशन ये होता है कि डिफरेंशियल हो या क्यूमुलेटिव हो, इसमें वाइंडिंग जो होती है वो शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों होती है। तो इसके डायरेक्शन की रोटेशन की दिशा बदलने के लिए हम केवल आर्मेचर की कनेक्शन को बदलते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आर्मेचर का कनेक्शन न बदल के किसी फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन बदल दें तो ये मोटर का जो गुण है, विशेषता है, वो बदल जाएगी। जैसे अगर हम आर्मेचर की दिशा न बदल के फील्ड वाइंडिंग की दिशा बदल देते हैं तो अगर मोटर डिफरेंशियल है तो कम्युलेटिव हो जाएगी, अगर कम्युलेटिव है तो डिफरेंशियल हो जाएगी। इसी विशेषता को बनाए रखने के लिए हम केवल आर्मेचर के कनेक्शन को बदलते हैं। तो ऑप्शन जो ए है वो आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी आर्मेचर के जो कनेक्शन है, आर्मेचर का जो कनेक्शन है, इसके कनेक्शन को यदि हम बदल देते हैं तो उसमें करंट का फ्लो भी बदल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर, डीसी मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि उसकी आपूर्ति टर्मिनल को बदल दिया जाए। डीसी मोटर में आर्मेचर का या फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन क्या करता है, इसमें जो दिया है कि उसके सप्लाई के टर्मिनल बदल दें तो क्या कंडीशन होगा। तो डीसी मोटर में सप्लाई के कनेक्शन बदलने से मोटर की घूर्णन दिशा नहीं बदलती है। यदि मोटर की घूर्णन दिशा बदलनी हो तो उसके लिए आर्मेचर के कनेक्शन या फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन बदल दें तो मोटर की घूर्णन दिशा बदल जाएगी। यहाँ कहा है कि आर्मेचर के कनेक्शन को बदल रहे हैं, तो आर्मेचर के कनेक्शन को बदलेंगे तो मोटर जैसे पहले घूम रही थी उसी कंडीशन में घूमेगी। ऑप्शन जो ए है वो धीमी गति से चलेगी, गलत है। बी जो है तेज रफ्तार से चलेगी, ये भी गलत है। सी जो है एक ही दिशा में चलती रहेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा। फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तो उसकी गति क्या होगी शंट मोटर की। इसका जो कंडीशन होता है, शंट मोटर का सर्किट जो डायग्राम होता है वो ऐसे होता है। ये सप्लाई से कनेक्ट हो जाएगा, ये आर्मेचर हो गई और आर्मेचर के समानांतर में शंट फील्ड वाइंडिंग आ जाएगी।
इसमें कह रहा है कि शंट फील्ड वाइंडिंग ओपन हो गई, यहाँ से इसका कनेक्शन कट गया, तो कनेक्शन कट गया यानी शंट फील्ड वाइंडिंग में करंट का फ्लो जो हो गया जीरो हो गया। तो यदि करंट जीरो हो गई तो फ्लक्स भी जीरो हो गया, और फ्लक्स जीरो हो गया तो फ्लक्स में 1/5 स्पीड और फ्लक्स में ये रिलेशन होता है n समानुपाती 1/5। तो फ्लक्स जीरो हो गया यानी इसकी स्पीड जो हो जाएगी वो अनंत हो जाएगी, यानी हाई हो जाएगी। तो ऑप्शन जो ए है वो चलना बंद हो जाएगा, गलत है। बी जो है मोटर सामान्य रूप से चलेगी, ये भी नहीं होगा। सी जो है धीमी गति से चलेगी, ये भी नहीं होगा। बहुत तेज गति से चलेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर, शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी मोटर की गति कम होने का क्या कारण है? कम होने का जो कारण है वो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होता है, V = IA यानी आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। मोटर में टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करने के लिए V = EB - IARA होता है। यहाँ से पूछा गया है कि उसकी स्पीड कम होने का क्या कारण है। तो यहाँ से हम बैक EMF यदि ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ से बैक EMF ज्ञात कर लेंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ जो टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करने के लिए मोटर के कंडीशन में यहाँ पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से बैक EMF हम ज्ञात कर लेते हैं। तो बैक EMF = V - IARA, हमको ये फार्मूला मिल गया। पुनः इसको हम एक बार और लिखते हैं, बैक EMF = V - IARA। ये आर्मेचर वोल्टेज है। कह रहा है कि स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो स्पीड के लिए बैक EMF = phi ZNP/60A होता है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि बैक EMF और इसकी स्पीड में समानुपाती का रिलेशन है। तो यहाँ से देख लेते हैं, अगर वोल्टेज ड्रॉप जो है बढ़ेगा तो ये टर्मिनल वोल्टेज घटेगा, और टर्मिनल वोल्टेज घटेगा तो बैक EMF भी घटेगा। अब बैक EMF यहाँ घटने लगा तो यहाँ स्पीड भी घटने लगेगी, और स्पीड कम होती है, क्या कारण है, यानी आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप क्या है, बढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ऑप्शन जो ए है वो शंट फील्ड करंट को बढ़ाता है, गलत है। बी जो है शंट फील्ड करंट को घटाता है, ये भी गलत है। सी जो है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कौन सी वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात की जाती है? ये जो परीक्षण दिया हुआ है ये कौन सा परीक्षण किया जा रहा है? इसमें थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे वोल्ट मीटर न लगा करके ये इंसुलेटेड वायर होना चाहिए ऐसे, और ये इंसुलेटेड वायर जो होगा ये कम्यूटेटर वाले हिस्से पर दोनों इसके सिरे टच करेंगे, और जहाँ पे ही स्पार्किंग उत्पन्न हो जाएगी वहाँ पे वाइंडिंग जो है ओपन है, यानी ओपन टेस्ट किया जा रहा है। ऑप्शन जो ए होगा वो खुली कुंडली दोष यानी ओपन कॉइल फॉल्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट ज्ञात करना होता तो यहाँ पे हेक्सा ब्लेड लगा के करते, या जहाँ वाइंडिंग शॉर्ट होती ये हेक्सा ब्लेड ज़्यादा कंपन करने लगती। यदि ग्राउंड टेस्ट करना होता जो सी ऑप्शन पे दिया है, तो ग्राउंड टेस्ट के लिए वोल्ट मीटर लगा देते, और वोल्ट मीटर का एक सिरा इसके शाफ्ट पे लगा देते और इसका दूसरा सिरा कम्यूटेटर पर लगा देते, और जहाँ पे वोल्ट मीटर रीडिंग देने लगता वहाँ पे अर्थ फॉल्ट का संकेत हमको मिलता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 125 नंबर, 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति क्या होगी? स्लिप गति के लिए जो होता है वो NS = स्लिप स्पीड NS = NS - NR होता है।
एनएस जो होता है वो सिंक्रोनस स्पीड है और एनआर जो है वो रोटर की स्पीड है। इन दोनों का स्टेटर में जो फ्लक्स घूमता है उसी को हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। तो उस सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड का अंतर जो होता है वो स्लीप होता है। स्लीप होता है। ये एक स्लिप का फार्मूला हो गया। एक अंशीय स्लिप भी क्वेश्चन में पूछता है। अंशीय स्लिप इक्वल टू होता है NS माइनस NR अपान NS इंटू 100। अंशीय स्लिप का ये फार्मूला होगा। यानी ये अंशी स्लिप का हो गया, वो केवल स्लिप का पूछा हुआ था। अब इसमें कहता है कि रोटर ब्लॉक के कंडीशन में स्लिप का मान कितना होता है। तो रोटर ब्लॉक के कंडीशन में स्लिप का मान 1 होता है और परसेंट में 100% होता है। ये याद रखिएगा, काफ़ी मोस्ट है। यहाँ केवल स्लिप पूछा था, यानी ऑप्शन जो ए है पहला ही सही होगा, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर में दिया हुआ है। ये जो है स्टॉप है, स्टॉप जो है ये एनसी है, नॉर्मल क्लोज्ड है। और ये जो एक स्टार्ट है वो एनो है, नॉर्मल ओपन है। और ये जो दिया हुआ है इस टाइप का सिंबल, ये ओवरलोड क्वाइल है। और ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो इंचिंग ऑपरेशन है। यानी ऑप्शन जो ए है वह इंचिंग नियंत्रण, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युतीय डिग्री का फार्मूला क्या होता है। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 इंटू पोल होता है। या इसका एक और फार्मूला होता है, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 360 इंटू पेयर ऑफ पोल। पेयर ऑफ पोल, ये दोनों फार्मूले टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्ञात करने के लिए हैं। फिलहाल जो ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 इंटू पोल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर, एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है। यहाँ स्टार्टर का नाम पूछा गया है। यहाँ जो स्टार्टर दिया हुआ है आप देख रहे होंगे, L1 L2 L3 तीन लाइन का कनेक्शन है। यहाँ स्विच लगा हुआ है और ये रोटेशन का मैनुअली ऑपरेट करने के लिए है, ऑन ऑफ करने के लिए है। और यहाँ जो ट्रांसफार्मर लगा है ये जो है ऑटो ट्रांसफार्मर लगा है। इसकी 3 कोर दिखाई दे रही है और ये मोटर का कनेक्शन हो जा रहा है। यानी ये जो स्टार्टर है वो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। यानी ऑप्शन जो ए है DOL स्टार्टर है, गलत हो जाएगा। बी जो है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर, AC3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकाली गति ज्ञात कीजिए। इस सिंक्रोनस स्पीड NS इक्वल टू 120 F/P होता है। ये फार्मूला होता है सिंक्रोनस स्पीड का। ऑप्शन जो ए है सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 F/P, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर, पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर के घूर्णन के लिए फ्यूज दर क्या होगा। ये जो है 111 बैच AITT का एग्जाम हुआ था, इसमें हूबहू कॉपी पेस्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको हल करने के लिए इसका एक ट्रिक होता है कि पहले हम निकालेंगे फुल लोड करेंगे, फुल लोड करंट जो होती है वो HP का 1.5 गुना होती है, 1.5। तो HP जो दिया है 10 HP दिया है इंटू 1.5 यानी 15 एम्पियर हो जाएगा।
अब उसके बाद ये 15 एम्पियर आ गई, ये फुल लोड करंट आ गई। यहाँ पे पूछा गया है फ्यूज दर, तो फ्यूज दर इक्वल टू होता है फुल लोड करंट इनटू HP। तब फुल लोड करंट जब निकाले थे हम तो वो 10 एम्पियर आई थी, और HP यहाँ पे जो है फुल लोड करंट हम जो निकाले थे वो 15 एम्पियर आई थी। उसके बाद पुनः हम HP का फुल लोड करंट का 1.5 गुना कर देंगे तो 1.5, यानी 22.5 आ जाएगा। अब 22.5 एम्पियर का फ्यूज आता नहीं है, 25 एम्पियर का फ्यूज आता है, तो ये 25 एम्पियर वाला फ्यूज यूज इसमें किया जाएगा। ऑप्शन जो ए है वो 10 एम्पियर है, गलत हो जाएगा। बी जो है 15 एम्पियर, ये भी गलत हो जाएगा। सी जो है 25 एम्पियर, यानी ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 25 एम्पियर। 131 नंबर क्वेश्चन है, ये फ्यूज लगा हुआ है, ये NC है, ये NO है, ये ओवरलोड क्वाइल है, ठीक है। और ये जो कंडक्टर X से दिखाया गया जो कंडक्टर वाला पार्ट है, ये किसको इंगित कर रहा है? तो ये एक्सिलरी कंडक्टर होता है। ये एक्सिलरी कंडक्टर को दिखाया गया, X से दिखाया गया पार्ट। पहला जो है स्टार कनेक्टर, गलत है। बी जो है डेल्टा कनेक्टेड, ये भी गलत है। सी जो है एक्सिलरी कंडक्टर, सहायक संपर्क, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर, AC मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार दिखाया गया, ये कौन सी वाइंडिंग है? ये जो वाइंडिंग है वो सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग होती है, यानी ऑप्शन जो ए है सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर, AC 3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का ज्ञान किया जाता है? इसमें जो है अभी इसका हम पीछे एक्सप्लेन किए, पुनः यहाँ भी बता देते हैं। इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप पूछ रहा है, यानी परसेंटेज स्लिप परसेंट इक्वल टू NS माइनस NR अपन NS इंटू 100, ये अंशीय स्लिप का फॉर्मूला होता है। ये जो है सिंक्रोनस स्पीड है, ये रोटर स्पीड है। ऑप्शन जो ए है वो NS माइनस NR बटा NS इंटू 100, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टॉप है, स्टॉप यानी ये NC है, नॉर्मल क्लोज्ड। स्टार्ट यानी ये NO है, नॉर्मल ओपन। ये जो है ये ओवरलोड क्वाइल है। और ये जो पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है ये इंचिंग ऑपरेशन कहलाता है। तो ऑप्शन जो ए है वो रिमोट कंट्रोलिंग, गलत है। बी जो है इंचिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर, 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या होता है? 3 फेज मोटर में टोटल मैकेनिकल डिग्री जो होती है वो 360 होती है, बटा फेज विस्थापन ज्ञात करने के लिए इसमें कह रहा है, तो ये फेज जो है वो 3 फेज है। तो 3 फेज के बीच में प्रत्येक 2 फेजों के बीच एंगल कितना होगा? यानी 3 फेज का 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, 0, 120 डिग्री का अंतर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 120 डिग्री। नेक्स्ट 136 नंबर क्वेश्चन, एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है? आप ये जो फिगर देख रहे हैं, ये जो फिगर है ये रोटर है। रोटर में ये बाउंड टाइप का रोटर है। इस बाउंड टाइप रोटर का प्रयोग
थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किया जाता है। और इसके शाफ्ट पे ये जो लगी है स्लिप रिंग लगी है, तो इसी पार्ट को वो पूछ रहा है कि ये पार्ट क्या है, तो ये स्लिप रिंग है। यानी ऑप्शन जो ए है शाफ्ट तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। ब्रश इसके बाद कनेक्टेड होते हैं स्लिप रिंग में। बियरिंग इसमें होना चाहिए। स्लिप रिंग यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्लिप रिंग। 137 नंबर क्वेश्चन है, एसी कॉइल वाइंडिंग का नाम क्या है। ये चित्र में देख रहे हैं कि एसी वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग का नाम क्या है, ये होल कॉइल वाइंडिंग होती है। होल कॉइल वाइंडिंग जो होती है, इसकी जो आकृति होती है ये षट्भुजाकार होती है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल की आकृति आती है। ऑप्शन जो ए है वो हाफ कॉइल वाइंडिंग, गलत है। बी जो है होल कॉइल वाइंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी तरीके से डायमंड कॉइल वाइंडिंग भी होती है, दोनों में समानता होती है। 138 नंबर, कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है। ये जो वाइंडिंग देख रहे हैं ये जो है ये डायमंड कॉइल वाइंडिंग है। इसका जो फिगर ड्रा होता है वो ऐसे होता है। इसकी जो आकृति होगी वो षट्भुजाकार आकृति की होती है, तो ये डायमंड कॉइल वाइंडिंग होती है। ऑप्शन जो है कंसेंट्रिक कॉइल वाइंडिंग, ये गलत हो जाएगा। बी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ये भी गलत हो जाएगा। सी जो है मेस शेप्ड कॉइल वाइंडिंग, ये भी गलत हो जाएगा। डी जो है डायमंड मेस शेप कॉइल वाइंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर, तीन कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकाली गति कहा जाता है। थ्री फेज इंडक्शन मशीन में जो इसके स्टेटर में बाइंडिंग होती है और इसको थ्री फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो इसके स्टेटर में जो फ्लक्स की गति होती है वही गति सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है। ऑप्शन जो ए है शून्य गति भार, गलत है। बी जो है फुल लोड गति, ये भी गलत है। सी जो है चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। ये जो फिगर देख रहे हैं ये स्टार्टर का नाम क्या है, तो ये जो स्टार्टर है ये DOL स्टार्टर है। DOL स्टार्टर है, तो ऑप्शन जो सॉरी दोस्तों, ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का सिंबल है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। इसमें DOL स्टार्टर का फिगर कैसे होता है, सिंबल, तो DOL स्टार्टर का सिंबल जो होता है वो ऐसे होता है। ये जो है DOL स्टार्टर का फिगर ड्रा हो रहा है। ये जो फिगर बनाए ये DOL स्टार्टर का है, और ये जो फिगर है ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का है। उसके बाद जो सी ऑप्शन पे दिया है स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो फिगर होता है वो ऐसे होता है। ये जो फिगर ड्रा हुआ ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का है। और आगे जो डी ऑप्शन पे दिया है सेमी स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो सेमी स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो सिंबल होता है वो ऐसे होगा। ये जो फिगर ड्रा हुआ ये सेमी ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर का हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि इसके चारों स्टार्टर का सिंबल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ITI फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये थर्ड सेमेस्टर
का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उनका सीबीटी एग्ज़ाम अभी रिसेंटली होने वाला है, तो इस वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखें, हर क्वेश्चन को समझें और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें। इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।